हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं ज्ञानेंद्र उपाध्याय आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही सुनहरा है। आज वसंत पंचमी है। आप सभी को इस अवसर पे आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं परिवार और समुदाय पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके स्पेशल डीएड में पार्ट 1 के सब्जेक्ट है। इसकी लेखिका है आराधना मटानिया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, परिवार और समुदाय, फैमिली और कम्युनिटी। आज हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार क्या होता है। परिवार, फैमिली, परिवार के बारे में आप सभी लोग भी जानते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। क्या है परिवार? परिवार का अर्थ है परिभाषा। परिवार का अर्थ, परिवार शब्द की उत्पत्ति। देखिए, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। फेमुलस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि नौकर एवं गुलाम इत्यादि भी आते हैं। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। परिवार में तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी एवं प्राकृतिक इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी और प्राकृतिक इकाई है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार पति पत्नी एवं उनकी संतानों से मिलकर बना होता है। अथवा परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हैं। कभी कभी कुछ बाहरी लोग भी सदस्य बन जाते हैं जिसका इनसे रक्त संबंध नहीं होता है, परंतु वे अपेक्षाओं एवं दायित्वों के कारण परिवार के सदस्य बन जाते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना नियम बनाया हुआ होता है। कभी कभी आपसी असामंजस्य के कारण परिवार में विघटन की स्थिति आ जाती है। परिवार की परिभाषा। परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट व समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म देने एवं उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। परिवार उसी को तो कहेंगे ना, जो जिसमें माता पिता हो, अपने उसके बच्चे हों। दूसरा देखिए, केंसले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सहगोत्रता का संबंध होता है, जो इस प्रकार का एक दूसरे से संबंधी होते हैं। तीसरा, आर्गबर्न एवं निमकाफ के अनुसार परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। परिवार की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य विवाह रक्त या विविध गोद लिया संबंधों के परिणाम स्वरूप परस्पर जुड़े होते हैं। उनमें परस्पर स्नेह, सहानुभूति और सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। परिवार की विशेषता। परिवार की विशेषता अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में परिवार एक रूपता देखने को मिलती है। यह विशेषता निम्न है। ये विशेषता निम्न है। सामान्य विशेषता है, विशिष्ट विशेषता है। सामान्य विशेषताएं में क्या क्या आती हैं देखेंगे। 1 नंबर पे सार्वभौमिकता, 2 नंबर पे विवाह संबंध, 3 नंबर पे निवास स्थान, 4 नंबर पे सभ्यता एवं संस्कृति, 5 नंबर पे विभिन्न स्वरूप, 6 नंबर पे वंश, नाम या नामावली की व्यवस्था। ये हमारे
अब देखिए, जो एक नंबर पे था सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होता है? विश्व में लगभग सभी समाज में प्रत्येक काल में परिवार पाया गया है, बस इसका स्वरूप समाज के बदलते परिवेश में बदल गया। 2 नंबर पे है विवाह संबंध। परिवार की शुरुआत स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होती है। आप लोगों को जैसे पता है कि परिवार में जो पति पत्नी होते हैं, उसके बाद उसके संतान जो आते हैं, तो परिवार बढ़ता है। ठीक है, तो परिवार में परिवार का निर्माण प्रथम आधार पर होता है। अब देखिए, अब इसमें निवास स्थान आता है। परिवार एक निश्चित आवास अथवा घर होता है। परिवार के सदस्य सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से एक ही स्थान पर रहते हैं। शिक्षा एवं व्यवस्था के कारण दूसरी जगह रहना एक अस्थायी बदलाव होता है। जैसे परिवार है, उसमें भोजन के लिए या अपने घर का पालन पोषण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। घर से बाहर जाएंगे, वहां पर कहीं काम करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, तो फिर घर का पालन पोषण होगा। ठीक है, तो जाना पड़ता है, घर छोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। 4 नंबर पे सभ्यता एवं संस्कृति। परिवार के द्वारा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण शिष्टाचार एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न स्वरूप। परिवार का वह स्वरूप एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में संभव है। यह भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। आज के आधुनिक युग में विवाह के एक रूप संभव है। विशिष्ट विशेषताएं। भावनात्मक आधार, सीमित आकार, सदस्यों का उत्तरदायित्व, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति, रचनात्मक प्रभाव। अब इसमें भावात्मक प्रभाव क्या है? भावात्मक प्रभाव जैसे कि परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बंधे होते हैं। परिवार के सदस्यों में आपसी मेल, प्रेम, दया, ममता, वात्सल्य, निस्वार्थ स्नेह केवल परिवार में ही पाया जाता है। 2 नंबर पे क्या है? सीमित आकार। इसमें यह है कि सीमित आकार में परिवार छोटा हो या बड़ा, सभी परिवार का आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। परिवार के सदस्य बनने के लिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। जैसे आप लोगों का वही संबंध किसी न किसी से है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, जो भी है, चाचा है, चाची है, उसी को परिवार कहा जाता है। तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है, चाहे वह परिवार का छोटा सदस्य हो या बड़ा। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ त्याग कर देते हैं, निजी स्वार्थ नहीं देखते। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं। परिवार में अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी भूमिका होती है, जिसका निर्वहन करना पड़ता है। देखिए, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। सदस्यों के आधार पर परिवार का एक सीमित व अस्थायी है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। 5 नंबर पर रचनात्मक प्रभाव। मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है। परिवार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। परिवार के प्रकार, टाइप ऑफ फैमिली। परिवार के मुख्य 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। परिवार को मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। वंश परंपरा के आधार पर। सदस्य संरचना के आधार पर। देखिए, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार जो 1 नंबर पे है, यह परिवार विवाह के संबंध में आधार पर होता है। इस पर एक विवाह परिवार, इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक स्त्री में विवाह करता है एवं पूरा जीवन उसी के साथ रहता है। एक विवाह परिवार कहलाता है। आज संसार में ये ही विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह परिवार। इस तरह के परिवार में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है। हिंदू समाज में यह विवाह मान्य नहीं है, परंतु मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह आज भी प्रचलित है। आप लोग जानते हैं कि हिंदू में कैसा विवाह होता है,
हमारे मुसलमानों में कैसे विवाह होता है, उसी के बारे में ये बताया जा रहा है, पता है आप लोगों को, और कुछ लोगों को ये इसके बारे में पता भी है। अब यह है कि बहुपति विवाह परिवार, इस तरह के परिवार में एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाह परिवार का विकास हुआ था। अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार, यह परिवार अधिकार के आधार पर होता है। मातृसत्तात्मक परिवार, इस प्रकार के परिवार में परिवार की बागडोर माँ के हाथ में होती है एवं वंश का नाम माता से चलता है। संपत्ति भी माता से पुत्रियों को प्राप्त होती है। इस तरह के परिवार समय के खासी मालवार के नायर परिवार पाए जाते हैं। उस समय के जो ये थे खासी मालावार के नायर परिवार, उससे संबंधित है, बताया जा रहा है। आगे पितृसत्तात्मक परिवार, इस प्रकार के परिवार में परिवार की नियंत्रण या बागडोर पिता के हाथ में होती है। वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति पिता से पुत्रों को भी प्राप्त होती है। भारत में ज्यादातर पिता सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। निवास स्थान के आधार पर, निवास के स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है। मातृस्थायी परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति पत्नी के साथ उसके परिवार में रहता है। पितृस्थानीय परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी दोनों पति के परिवार के साथ रहते हैं। नवस्थानीय परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों नया घर बसाते हैं। मातुल स्थानीय परिवार, इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके मामा के घर निवास करने लगते हैं। बहुत सारे परिवार की परिभाषा बताई गई है। आप लोग जानते हैं परिवार क्या होता है। एक छत के नीचे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, फुआ, अपने बच्चे, चाचा के बच्चे जब होते, जो सब एक परिवार के एक छत के नीचे होते हैं, उसी को परिवार कहा जाता है। जो उनका एक चूल्हा जलता हो, उसी में सबका पालन पोषण होता हो, वो परिवार होता है, वही सुखी परिवार होता है। आगे देखिए, सदस्यों की संख्या के आधार पर इस तरह के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, उस आधार पर बांटा गया है। एकाकी परिवार, एकाकी परिवार, इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित संतान रहते हैं। संयुक्त परिवार में, इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इस तरह के परिवार में 3 वंश परंपरा के आधार पर, इस प्रकार के परिवार वंश के आधार पर विभाजित किया गया है। मातृवंशीय परिवार, इस तरह के परिवार में वंश का नाम माता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति का अधिकार भी माता के बाद पुत्री को दिया जाता है। पितृवंशीय परिवार, इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से चलता है और संपत्ति का अधिकार पिता के पुत्र को प्राप्त होता है। उसके बाद सदस्यों की संख्या के आधार पर इसमें होता है, इस तरह के परिवार में कितने सदस्य होते हैं, सदस्य रहते हैं, उस आधार पर बांटा गया है। एकाकी परिवार मतलब एकल परिवार, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, पति पत्नी एवं उनके बच्चे, उनके अविवाहित संतान, ठीक है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक परिवार, इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इस तरह के परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव, देखिए इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली, इसमें क्या होता है, किसी भी परिवार में बच्चों के जन्म होने से पहले उस बच्चों के प्रति सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व की धारणा बना ली जाती है, परंतु जब दिव्यांग बच्चे के संपन्न व्यक्ति की जब दिव्यांग बच्चों के जन्म होने की स्थिति में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य निराश हो जाते हैं एवं उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है, तो उसके बाद तभी वह अपने बच्चों को अपने से अलग करने या फिर उनके मर जाने तक सोचते हैं। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थिति देखने को मिलती है। अस्वीकार की भावना,
दिव्यांग बच्चों के पैदा होने की स्थिति में किसी परिवार में सर्वप्रथम जो प्रक्रिया होती है वो अस्वीकार की भावना होती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है, अथवा यह बदल तो नहीं गया, ऐसी भावना अभिभावक के मन में उत्पन्न होती है। दोषारोपित करना दिव्यांग बच्चे पैदा होने के कारण माता पिता एक दूसरे पर थोपते या दोषारोपित करते हैं। इससे आपस में गुस्सा एवं झुंझलाहट की स्थिति होती है। जब परिवार में ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो दिव्यांग होता है, तो घर में तमाम प्रकार की उलझनें आती हैं। माता अपने पति का वो करेगी कि आपके वजह से हुआ, वो उसको करेगी, मतलब झगड़ा होने लगता है। अब देखिए आगे, डर की भावना। किसी परिवार में एक भी दिव्यांग बच्चा पैदा होने की स्थिति में आगे माता पिता दूसरा बच्चा जन्म लेने से डरने लगते हैं कि फिर क्या होगा, कैसा होगा, फिर कहीं पहले जैसा बच्चा नहीं हो जाए, तो लोग डरने लगते हैं। शोक की स्थिति। इस चरण में अभिभावक यह जानने लगता है, अब देखिए ये छूट गया, देखिए अपराध का बोध। अभिभावक विशेषकर माँ अपने आप को बच्चा पैदा करने का दोषी पाती है। ऐसे में माँ बच्चे पर अत्यधिक तनाव तो कभी बच्चे पर अत्यधिक डाल दिखाने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। शोक की स्थिति। इस चरण में अभिभावक यह जानने लगता है कि क्या हो गया, तो वह शोक की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में अभिभावक बच्चों को बोझ समझने लगते हैं और किसी संस्था में भेजना चाहते हैं। अलग करने की स्थिति। इस चरण में शर्म एवं अपराध भावना से ग्रसित अभिभावक अपने बच्चों को समाज से अलग कर देते हैं। उन्हें दूसरों के कहने पर एवं सोचने की चिंता ज्यादा रहती है। वे अपने दिव्यांग बच्चों को सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं से दूर रखते हैं। ऐसा उच्च वर्ग में ज्यादा देखा जाता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर उग्र एवं विध्वंसकारी होते हैं। देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो उनके माता पिता थोड़ी शर्म से भयभीत हो जाते हैं कि हम इस बच्चे को क्या करें, तो उससे घबरा करके किसी संस्था में भेजने का निर्णय लेते हैं। कुछ समाज के लोग उनको भड़का देते हैं कि इस बच्चों को वहां पर भेज दीजिए, वहां पर इसका अच्छे से पालन पोषण और पढ़ाई होगी। तो आगे हम देखेंगे अत्यधिक अपेक्षाएं। कभी कभी अभिभावक में दिव्यांग बच्चों के प्रति उनकी क्षमता से ज्यादा की उम्मीद देखी जाती है। ऐसे में अभिभावक उन पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता तथा स्वयं आत्मनिर्भर होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जब अभिभावक की उम्मीद पर बच्चा खरा नहीं उतरता, तो अभिभावक में झुंझलाहट, आक्रोश देखा जाता है। नेक्स्ट, स्वीकार की भावना। यह चरण लगभग अंतरिम चरण होता है। इसमें अभिभावक बच्चे के दिव्यांगता को एवं बच्चों की स्वीकार करने लगते हैं। दिव्यांग बच्चे को भी दूसरे बच्चे जैसा महत्व दिया जाने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे के प्रति लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अभिभावक अपने व्यवहार में सुधार लाता है एवं परिवार में खुशियां भी आती है। सामाजिक बहिष्कार। दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में अन्य बच्चों पर भी इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा समय से पहले ही बड़ा बन जाता है और दिव्यांग बच्चों को बोझ समझने लगता है। कभी कभी इन बच्चों के पैदा होने पर परिवार के अन्य सदस्य को भी सामाजिक क्रियाएं प्रतिबंधित होने लगती हैं। समाज एवं परिवार के सदस्यों के तानों से कभी कभी यह अभिभावक इतने परेशान हो जाते हैं कि वे परिवार से स्वयं को अलग कर देते हैं एवं परिवार का सामना करने से डरते हैं। मानसिक मंद बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर परिवार। मानसिक मंद बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस
ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। देखिए, मानसिक मंद बच्चों को जब पुनर्वासित करते हैं तब परिवार का काफी बोझ हल्का हो जाता है। पुनर्वास में दिव्यांग व्यक्ति की जितना भी क्षमता है जो उसके लिए उपयोगी है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवसायिक, उसके पुनः भंडारण करना। अतः इसे प्रक्रिया, तरीके और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जिसकी रूपरेखा परिवार वाले अर्थात अभिभावक से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें कि व्यक्ति के कार्यों पर अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें व्यक्तिगत तौर से संतुष्टि प्राप्त हो सके। दिव्यांगता या कमजोरी के कारण जिस व्यक्ति के कार्य क्षमता खो दी उसकी सहायता करना। परिवार और मानसिक मंद व्यक्तियों का पुनर्वास एवं अभिभावक को जब बच्चे में कुछ कमी का एहसास हो तो उसे तुरंत व्यवसायिकों की सहायता लेनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चे को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों को अनुभव का मौका देना चाहिए। योग्यता का विकास करने के लिए उसे उचित क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। बच्चे को सही और काफी मौके देने चाहिए ताकि बच्चे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। अभिभावक को व्यवसायिक के साथ मिलकर बच्चे से संबंध लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह कार्यक्रम लंबी अवधि एवं अवधि का भी हो सकता है। दिव्यांग बच्चे के अपने ही वातावरण को बढ़ाकर उसे पुनर्वास किया जा सकता है। परिवार वालों को चाहिए कि वे घर में प्यार का माहौल बनाए रखें जिसमें बच्चों का प्यार और स्वीकृति का अनुभव कर सके और पुनर्वास कार्यक्रम करते समय माता पिता के साथ घुल मिल जाए। अभिभावक को अपने बच्चों को अपनी कार्य क्षमता दिखाने का मौका देना चाहिए। अपने बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो आगे कुछ कर सके। परिवार की आवश्यकता का आकलन, परामर्श, कौशल, तनाव प्रबंध, व्यवहार और समायोजन। परिवार की आवश्यकता का आकलन। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चों की जरूरतें, आवश्यकताएं, क्षमता कमी सभी दूसरों बच्चे से भिन्न होती है, परंतु कुछ आवश्यकता सामान्य रूप से देखी जा सकती है। बच्चों से आशाएं। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तभी से उसके बारे में सपने संजोए जाने लगते हैं तथा उनसे ज्यादा सपना दादा दादी देखते हैं। ऐसे में किसी मंद बुद्धि बच्चे का होना उसके अभिभावक, भाई बहनों एवं दादा दादी के लिए शोक पैदा करने वाला होता है। इससे ये अभिभावक निरुत्साहित हो जाते हैं। परंतु कुछ अभिभावक सही स्थिति को समझते और परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ अभिभावक स्थिति को समझते हुए ज्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। कभी कभी अभिभावक बच्चों को दयनीय समझने लगते हैं और अति ध्यान देने वाले एवं अत्यधिक धन खर्च करने लगते हैं तथा उसके ध्यान का केंद्र बिंदु यही बच्चा रहता है। कभी कभी अभिभावक बच्चे की क्षमता को न देखते हुए अपने दूसरे सामान्य बच्चों से इतनी तुलना करने लगते हैं। आप सभी को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।